नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 18, बी 21, सी 24, डी 28। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 24 है, अतः अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? ए 356, बी 398, सी 556, डी 906। दोस्तों, भारत के कुल 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 906 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में, बी केरल उच्च न्यायालय में, सी गुजरात उच्च न्यायालय में, डी सिक्किम उच्च न्यायालय में। दोस्तों, भारत के सिक्किम के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ए बम्बई उच्च न्यायालय में, बी कलकत्ता उच्च न्यायालय में, सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। दोस्तों, भारत में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? ए सिक्किम उच्च न्यायालय की, बी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की, डी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, डी त्रिपुरा उच्च न्यायालय की। दोस्तों, भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, उनमें सबसे बाद में स्थापित होने वाला उच्च न्यायालय त्रिपुरा का उच्च न्यायालय है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1862, बी 1866, सी 1884, डी 1948। दोस्तों, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ सन 1862 ईस्वी में हुई थी, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? ए राजस्थान उच्च न्यायालय के, बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय के, डी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सबसे अधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ए लक्षद्वीप का, बी चंडीगढ़ का, सी दिल्ली का, डी पुदुचेरी का। दोस्तों, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी पटना उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी कर्नाटक उच्च न्यायालय। दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्यों के लिए बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1916 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी बम्बई उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है, यह संघ शासित क्षेत्र है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी दमन व दीव, डी पुदुचेरी। दोस्तों सभी संघ शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली का ही अपना उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ए कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में, बी गुजरात व उड़ीसा में, सी महाराष्ट्र व गोवा में, डी मध्य प्रदेश व राजस्थान में। दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा का दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? ए बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में, बी दिल्ली व कलकत्ता में, सी बम्बई, दिल्ली व मद्रास में, डी मद्रास व मुंबई में। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई। 1862 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, डी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। दोस्तों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई थी वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा हुई थी, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, बी बम्बई उच्च न्यायालय के, सी केरल उच्च न्यायालय के, डी कर्नाटक उच्च न्यायालय के। दोस्तों गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी बम्बई उच्च न्यायालय, डी मद्रास उच्च न्यायालय। दोस्तों दादरा एवं नागर हवेली बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर सी मद्रास उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी बम्बई उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, डी केरल उच्च न्यायालय। दोस्तों लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी भिलाई, डी रायगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी मसूरी, डी हरिद्वार। दोस्तों उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तराखंड के नैनीताल में की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है?
ए दुमका, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी हजारीबाग। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना झारखंड के रांची में की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल में, बी इंदौर में, सी ग्वालियर में, डी जबलपुर में। दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए कोट्टायम, बी कोच्चि, सी एर्नाकुलम, डी त्रिवेंद्रम। दोस्तों केरल का उच्च न्यायालय केरल के एर्नाकुलम में स्थित है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ए भुवनेश्वर, बी कटक, सी कोलकाता, डी चांदीपुर। दोस्तों ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय ओडिशा के कटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सूची ए को हमें सूची 2 के साथ मिलाना है। ए राजस्थान उच्च न्यायालय, बी ओडिशा उच्च न्यायालय, सी गुजरात उच्च न्यायालय, डी केरल उच्च न्यायालय। दोस्तों इन चारों उच्च न्यायालयों को हमें मिलाना है कि ये कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ओडिशा उच्च न्यायालय ओडिशा के कटक में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और केरल उच्च न्यायालय केरल के एर्नाकुलम में स्थित है। अतः इनका सही क्रम होगा 4, 3, 2, 1। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा कानून बनाकर, सी राज्यपाल द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। दोस्तों 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर ही की जाती है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी राज्यपाल को, डी राज्य विधानमंडल को। दोस्तों किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार केवल संसद को होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सी संबंधित राज्य के राज्यपाल से, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति इन सभी से परामर्श लेता है और उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष के लिए। दोस्तों उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल 2 वर्ष के लिए की जाती है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, सी राज्यपाल के, डी राष्ट्रपति के। दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए राष्ट्रपति को, बी अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी अपने राज्य के राज्यपाल को। दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? ए संसद में, बी विधानसभा में, सी लोकसभा में, डी इनमें से कहीं नहीं। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण की बहस केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अतः ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी भारत के विधि मंत्री को, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल को। दोस्तों किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को होता है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति अपनी ओर से, सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? ए कदाचार, बी असमर्थता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार और उसकी असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 61 वर्ष, डी 58 वर्ष। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रम से कितना वेतन मिलता है? ए 12,500 रुपये और 10,000, बी 12,500 रुपये और 11,000, ऑप्शन नंबर सी 33,000 और 30,000, ऑप्शन नंबर डी 90,000 और 80,000। दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह क्रम से 90,000 रुपये और 80,000 रुपये वेतन दिया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? ए भारत की आकस्मिक निधि पर, बी भारत की संचित निधि पर, सी भारत की लोक लेखा निधि पर, डी संबंधित राज्य की संचित निधि पर। दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उससे संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितने आयु तक पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 64 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 62 वर्ष। दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर बने रह सकते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। दोस्तों उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ए अन्ना चंडी, बी कार्नेलिया सोराबजी, सी दुर्वा बनर्जी, डी होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ए अन्ना चंडी, बी लीला सेठ, सी फातिमा बीबी, डी कार्नेलिया सोराबजी। दोस्तों इससे ऊपर के प्रश्न में न्यायाधीश के पद पर थी और इस वाले प्रश्न में मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं।
अतः लीला सेठ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? ए 36, बी 48, सी 64, डी कोई सीमा नहीं। दोस्तों किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी परमादेश से प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा इन सभी रिटों को जारी किया जा सकता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में के अतिरिक्त उच्च न्यायालय इन सभी रिटों को जारी कर सकता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है? ए जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, बी जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, सी जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, डी उपयुक्त सभी में। दोस्तों उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को इन सभी निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार ये तीनों आते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए विधि विभाग को, ऑप्शन नंबर बी अधीनस्थ न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी लोक सेवा आयोग को। तो उच्च न्यायालय को केवल अपने अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण करने का ही अधिकार है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। 2 उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। 3 किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नंबर 4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या है? ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी केवल 4। दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में केवल जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा है वो केवल 62 वर्ष तक है। अतः ऑप्शन नंबर डी केवल 4 ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दोस्तों गुवाहाटी का उच्च न्यायालय एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? ए वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। बी वह भारत सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है। दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए
इसका सही आंसर होगा।